Hello friends, Ancient Indian History module is divided into 4 parts. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज से हम शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 विच इज़ प्री मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड. तो ये पार्ट नंबर 2 जो है इसको हम शुरू करने वाले हैं और ये छोटा ही पार्ट है, ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है, तो इसको हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे. सो द पार्ट नंबर 2 इज डिवाइडेड इनटू दीज कॉन्सेप्ट्स. पार्ट नंबर 2 में क्या क्या आते हैं? प्री मौर्यन पीरियड, तो प्री मौर्यन इन्वेजन में के बारे में पढ़ेंगे. देन मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. देन सुंगा एंड कानवा के बारे में पढ़ेंगे. मौर्यन एम्पायर में भी पढ़ सकते हैं इसको, इसमें मिला के. एंड देन लास्टली विल बी पोस्ट मौर्यन इन्वेजन्स, जो मौर्यास के बाद जो इंडिया पे इन्वेजन्स हुए थे उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. प्री मौर्यन इन्वेजन के हमारे टोटल 3 इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे ईरानियन इन्वेजन एंड देन मैसेडोनियन इन्वेजन. मौर्यन एम्पायर में हमारे टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं. पहले सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कौन कौन से वो सोर्सेस हैं जहाँ से हमें मौर्यास के बारे में पता चलता है. देन इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में. देन अशोकास इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे. देन एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फॉल ऑफ एम्पायर, सुंगा एंड कानवा. तो शुंगा एंड कानवा क्योंकि हमने यहाँ मिला रखा है तो इसको सुंगा एंड कानवा को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे. देन हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन इन्वेजन्स. इसमें टोटल हमारे पास 6 कॉन्सेप्ट्स हैं. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. देन सबसे पहले जो इन्वेजन हुआ था पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बाद वो हुआ था इंडो ग्रीक का इन्वेजन. देन शाकाज आए थे, देन पार्दियंस आए थे, देन कुशान एंड देन मेजर इन्वेजन वाज द इंडो ससानियन इन्वेजन्स. सो ये है हमारा पार्ट 2 का सारा सिलेबस. अब इसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे. वीडियो के माध्यम से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, वही आपको याद रखना है, वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. रेस्ट जो भी होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है. ठीक है, बाकी चीज़ें हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा फ्लो बना रहे, है ना. किताब की ये प्रॉब्लम है, बुक में ये नहीं बताया होता कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. वहाँ पे हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है. और जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं चीज़ों को, या जो बिगनर्स हैं वो चीज़ों को उनको ये चीज़ें, ये आइडिया नहीं आ पाता कि ये वाली इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और ये वाली इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. सो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ. जैसे कि मैंने डिस्कस किया, प्री मौर्यन इन्वेजन में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी ईरानियन इन्वेजन एंड कॉन्सेप्ट नंबर 3 विल बी मैसेडोनियन इन्वेजन. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंट्रोडक्शन. रीज़न फॉर द ईरानियन इन्वेजन. ईरानियन इन्वेजन एक ईरानियन एम्पायर होता था, जो ईरान वाला एरिया है, जो पर्शिया वाला एरिया है, और काफ़ी फैला हुआ एम्पायर था. ठीक है, दिस एरिया, ये जो पूरा येलो कलर का है, ये वाला एरिया ईरानियन एम्पायर का एरिया था. सो इसी को मैसेडोनियन एम्पायर भी, सॉरी अक्यामिनिड भी कहते हैं. ठीक है, मैसेडोनियन तो अलेक्जेंडर वाला है, अक्यामिनिड कहते हैं इसको. The Achaemenid rulers of Iran from 550 to 330 BC. तो इस बीच में इनका यहाँ पर रूल रहता है. Expanded their empire at the same time as the मगधा प्रिंसेस. तो जब मगधा का राइज होता है उसी टाइम पे ईरानियन एम्पायर का, दैट इज़ Achaemenid के रूलर्स का भी एम्पायर फैलता है उसी टाइम पे. सेम टाइम पीरियड है दोनों. Now the question arises why this Iranian किंग अटैक्ड ऑन इंडिया. तो सबसे पहला कारण है नो ऑर्गेनाइज्ड किंगडम इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट का जो भी एरिया था, ये माद्रा, कंबोजा, गांधारा, ये छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज़ हुआ करते थे, छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे. तो इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ लाइक कंबोजा, गांधारा एंड माद्रा फॉट वन अनदर. तो ये आपस में लड़ाई करते रहते थे. ठीक है, और ये आपस में लड़ते रहते थे, इसकी वजह से यहाँ पर आसपास कोई पावरफुल किंगडम नहीं था. ठीक है, उसके बाद तो पहला रीज़न ये था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई भी पावरफुल किंगडम नहीं हुआ करता था. जैसे बाकी जो एरिया था वो मगधा के कंट्रोल में आता था, जो कि सारे एरिया को कंसोलिडेट करके रखा था. बट इस एरिया में कोई भी बड़ा किंगडम नहीं था जो पावरफुल किंगडम हो सके. सेकंड रीज़न था इस एरिया का फर्टाइल होने का.
मीन्स ये एरिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एरिया, क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, सो फर्टाइल एरिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, देयर वर लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देयर एंड इट वाज द फर्टाइल टू. So this area was fertile and rich in the natural resources. It attracted the attention of the Achaemenid rulers. So the Achaemenid rulers यहाँ पर इसलिए आए because this area, और ये ईरान वाला एरिया, how is it? It is in a desert, है ना, ईरान वाला एरिया डेजर्ट है, और क्योंकि ये वाला एरिया काफ़ी फर्टाइल था तो उनका अटेंशन जो है इंडिया की तरफ गया, इस एरिया की तरफ गया. नाउ हमने कारण तो देखे, रीजंस देखे दैट व्हाई इरानियन इन्वेजन हैपन टू वेस्टर्न इंडिया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दे इन्वेड इंडिया. सो सेकंड कॉन्सेप्ट इज इरानियन इन्वेजन्स. सो इरानियन रूलर का नाम था डेरियस. द इरानियन रूलर डेरियस वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पेनिट्रेट करता है इन 1516, तो सॉरी 516 BC, 516 BC, लगभग आज से 2500 साल पहले वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर करता है, और जो पंजाब वाला एरिया है और पंजाब एंड सिंध वाला एरिया है उसको अनेक्स कर लेता है, उसको उस पर कब्जा कर लेता है. ही सेंट अ नेवल एक्सपीडिशन अंडर स्काईलैक्स. But that is not important. Just remember the name Darius. Darius was the Iranian ruler name जिसने कि invade किया था first time इंडिया को, ठीक है. And it was the first time जो major invasion हुआ था इंडिया पे just before Mauryan Empire, ठीक है. हेरोडोटस was a historian, ठीक है. तो हेरोडोटस बताते हैं कि जब इन्होंने इंडिया वाले पार्ट पे अटैक किया था, विच इंक्लूड द सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द पार्ट ऑफ द पंजाब, है ना, इस एरिया पे उन्होंने अटैक किया था. तो ये 20th प्रोविंस उन्होंने इसको बना लिया था, और सत्रपी ऑफ ईरान मीन्स 20th प्रोविंस बनाया था. सत्रपी कहते हैं प्रोविंस को, ईरान में सत्रपी कहते थे, तो 20th सत्रपी बनाया था. ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था उस टाइम पे ईरान का, ठीक है. यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था. वो इसलिए भी आता था क्योंकि ये एरिया बहुत फर्टाइल है और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं. सो दैट्स वाई यहाँ से बहुत सारा जो है रेवेन्यू आता था ईरानियन रूलर को. नाउ डेरियस के सक्सेसर हुए हैं जर्जैक्स. तो आपको याद रखने, डेरियस के बाद जर्जैक्स एम्प्लॉयड इंडियन इन अ लॉन्ग वॉर अगेंस्ट ग्रीक. तो ग्रीक के साथ जो भी इन्होंने लड़ाई करी है उसमें इंडियंस को भी इन्होंने मतलब वहाँ पे अपनी सेना में उनको भर्ती किया, अपनी आर्मी में उनको भर्ती किया, एंड दे एम्प्लॉयड द इंडियंस इनटू दिस वॉर. ओके, देन ये तो ईरानियन इन्वेजन था जो इंडिया पे हुआ था. तो इसके बाद क्या रिजल्ट होता है ईरानियन इन्वेजन का इंडिया पे, इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या इंडिया ने उनसे क्या सीखा या उन्होंने इंडिया से क्या सीखा. तो इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट लीज फॉर द 200 years, 200 साल तक लगभग उन्होंने मतलब वो यहाँ पर रहे और उन्होंने राज किया. इट गेव एन इम्पटस टू इंडो ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स. तो इस इन्वेजन की वजह से, इस कॉन्टेक्ट की वजह से बिटवीन ईरान एंड इंडिया, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा बिटवीन ईरान एंड इंडिया. तो पहला रिजल्ट जो है वो है ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में. सेकंड, कल्चरल कॉन्टेक्ट्स बढ़े. जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है जो कि हमने पढ़ा भी था, इट इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, उल्टा लिखा जाता है इसको, सॉरी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है इसको. राइट से शुरू करते हैं, लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं. तो खरोस्ती स्क्रिप्ट विच वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइक अराबिक. Some Ashokan inscription in the northwest India were written in the 3rd century BC in this script, which continued to be used in India till the 3rd century AD. तो ये खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है ये ईरानियन का मतलब ईरानियन लोगों के इन्वेजन के बाद जो है इंडिया में आई, और अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है कुछ इस खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी लिखे गए हैं, ठीक है. तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट हमें दे दी एक तरीके से. देन बात करते हैं ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ईरानियन कॉइन्स आर ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन विच पॉइंट्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद ईरान, ठीक है. तो कुछ कॉइन्स भी मिले हैं बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ट्रेड फ्लॉरिश हुआ, हम इतना कह सकते हैं. देन ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन द मॉडर्न स्कल्पचर्स, ठीक है. मॉडर्न स्कल्पचर जो है आपको ये दिख रहा है, ये लोटस लाइक स्ट्रक्चर,
ये लोटस लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है ये ईरानियन स्कल्पचर्स में, ये ईरानियन आर्किटेक्चर का एक पार्ट है जो कि जो मौर्यस थे उन्होंने यहाँ से इनसे अडॉप्ट किया था इसको. सो द ईरानियन इन्फ्लुएंस इज देयर ऑन द मॉन्यूमेंट्स ऑफ अशोकन टाइम, स्पेशली द बेल शेप्ड कैपिटल. सो दिस कैपिटल, ठीक है, ये बेल शेप्ड कैपिटल जो है. ईरानियन इन्फ्लुएंस में ऑल्सो बी ट्रेस्ड इन द प्रियम्बल टू अशोकन एडिक्ट एज वेल एज द सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन देम. ठीक है, इसमें याद क्या रखना है, दैट ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन द स्कल्पचर्स इज मेंशन इन, और ये जो बेल शेप्ड कैपिटल है उसके थ्रू हम इसको जान सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट हाउ वी गेट टू नो अबाउट ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन स्कल्पचर्स इन इंडिया. तो ये बेल शेप्ड कैपिटल आपको याद रखना है. ओके, देन जब ईरानियन इन्वेजन हुआ तो उसका एक चीज़ ये हुई कि ईरान से ये इंफॉर्मेशन, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, दैट हाउ मच प्रॉस्परस इंडिया इज़, वो पहुंची ग्रीक्स तक, और ग्रीक्स में देन अलेक्जेंडर तक ये पहुंची. और अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया था इंडिया को तो उसका मेन कारण यही था क्योंकि अलेक्जेंडर ने इंडिया के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, इंडियन वेल्थ के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी. तो द ग्रीक लर्नड अबाउट ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया थ्रू इरानियंस एंड दिस लेड टू अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया. तो इसका मेन कारण जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन का रहा है वो यही है कि ईरानियंस के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन मिली अबाउट इंडियन वेल्थ. इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है मैसेडोनियन इन्वेजन. मैसेडोनियन वही द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन. ठीक है, सिकंदर जिसको हिंदी में कहते हैं. अलेक्जेंडर इन्वेजन, तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है 4th century BC. ठीक है, ग्रीक्स एंड ईरानियन फॉट फॉर द सुप्रीमेसी. तो 4th century BC, आज से लगभग 2400 साल पहले ग्रीक्स और ईरानियंस में आपस में लड़ाई हो रही थी फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया. ग्रीक्स को हरा दिया, अल्टीमेटली ग्रीक्स ने हरा दिया ईरानियंस को. तो ईरानियन एम्पायर को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया. ठीक है, अलेक्जेंडर ने. देन क्या हुआ, ईरान के कन्क्वेस्ट के बाद अलेक्जेंडर मूव किया टुवर्ड्स काबुल. ठीक है, फ्रॉम वेयर ही मार्च टू इंडिया थ्रू द खाइबर पास इन 326 BC. तो लगभग 326 BC के आसपास वो इंडिया की तरफ मूव करता है थ्रू खाइबर पास. बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर जियोग्राफिकल इंक्वायरी एंड नेचुरल हिस्ट्री. तो मेन कारण क्या था कि उसने इंडियन वेल्थ के बारे में सुना था, और दूसरा उसको पैशन था उसका जियोग्राफिकल इंक्वायरी करने में और नेचुरल हिस्ट्री को जानने में. ही वॉज इंस्पायर्ड बाई मिथिकल एक्सप्लॉइट्स ऑफ द पास्ट कॉन्करर, दैट इंडियन वेल्थ, मतलब इंडिया के वेल्थ के बारे में उसने पास्ट जो लोग जो इंडिया में आए थे उनसे सुना था, और उनसे इन्फ्लुएंस होके ही मार्च्ड टुवर्ड्स इंडिया. He came to know through Iranians and attracted by the great wealth of India. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. ठीक है, that he attracted by the great wealth of India, जो कि उसको ईरानियन से पता चली थी. बट अगेन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कहाँ से आया एंड कैसे आया, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछते. जब अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ मूव किया तो सबसे पहले उसका सामना हुआ था अम्बी का तक्षशिला के रूलर हुआ करते थे, किंग ऑफ द तक्षशिला. ठीक है, और अम्बी ने अलेक्जेंडर को देखते ही उनके सामने सबमिट कर दिया, मींस उसने उनसे लड़ाई नहीं की और उनको पहले उनके सामने झुक गया. एंड ही ऑगमेंटेड हिज आर्मी एंड रीप्लेनिश द ट्रेजर. ठीक है, उनको बहुत सारे मतलब सोना चांदी पैसा ऐसा दिया और उनके सामने आके उनकी सुजरानिटी को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया. देन व्हाट हैपेंड, देन उसने उसके बाद अटैक किया था पोरस को. ठीक है, तो तक्षशिला को अटैक करने के बाद फिर पोरस को अटैक करता है. पोरस gave strong resistance to this Alexander army. Although Alexander ने पोरस को डिफीट कर दिया, बट और इस बैटल का नाम इंपॉर्टेंट है, द बैटल ऑफ हाइडास्पस, हाइडास्पस की लड़ाई. ठीक है, बैटल ऑफ हाइडास्पस एग्जाम में पूछी जा सकती है. ही वॉज impressed by the bravery and courage of the Porus, and he therefore restored his kingdom to him and made him his ally. ठीक है, उसने पोरस को उसका किंगडम उसको दे दिया, वापस दे दिया, रिस्टोर कर दिया और उसको अपना दोस्त बना लिया, एलाई बना लिया.
After advancing till the Bias River, Alexander wanted to move still further eastward, but army refused to accompany him. Actually, Alexander जो है और आगे बढ़ना चाहता था, बट ब्यास रिवर के बाद अलेक्जेंडर की आर्मी ने उसका साथ देने से मना कर दिया. आर्मी के जो लोग थे, या आर्मी के जो कमांडर्स थे, उन्होंने अलेक्जेंडर का साथ देने से मना कर दिया. उसके बहुत सारे रीज़न कहते हैं. एक ऐसा कहते हैं कि वो बहुत थक गए थे एंड अब मतलब उनको घर की याद आने लगी थी वगैरह वगैरह. कुछ रीजंस जो हैं वो ऐसे हैं. कहते हैं कि ग्रीक्स ने नंदास के बारे में सुना हुआ था, मगधा के बारे में सुना हुआ था, है ना. जो ग्रीक सोल्जर्स थे उन्होंने मगधा के बारे में सुना हुआ था, और उन्होंने ये सुना था कि मगधा की जो आर्मी है वो बहुत बड़ी है और ये बहुत पावरफुल है. आउटनंबर है, मतलब बहुत सारे उनकी संख्या से बहुत ज़्यादा संख्या में है. तो द ग्रीक सोल्जर्स हर्ड ऑफ अ फॉर्मिडेबल पावर ऑफ द गैंजेस. दिस वॉज द किंगडम ऑफ मगधा रूल्ड बाय द नंदास हु मेंटेन एन आर्मी फार आउटनंबरिंग अलेक्जेंडर्स आर्मी. ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में सुना था, इसलिए भी उन्होंने अलेक्जेंडर का साथ देने से मना कर दिया था. उसके बाद जब अलेक्जेंडर यहाँ तो रहा नहीं, वो वापस चला गया था, तो हिज टेरिटोरियल पोसेशन वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ना, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, और उसने अपने गवर्नर्स को यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया, प्लेस कर दिया, और उनके गवर्नर मिलिट्री गवर्नर को स्ट्रेटेगोस कहते थे. तो याद रखना ये टर्म स्ट्रेटेगोस इज द टर्म यूज फॉर द मिलिट्री गवर्नरशिप ऑफ द अलेक्जेंडर. ठीक है, जो इंडिया में फिर रह गए थे. He also found a number of the cities to maintain his power in this area. Alexander died in the 323 BC by in the Babylon. On the way back, there were military encounters हुए उसको, ठीक है. गनाज ने एंड सिवीज ने उसको अटैक किया, एंड वहाँ उन्हीं अटैक्स में उसको चोट लगी, एंड देन लेटर ऑन वो उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो मतलब वो या जब वापस जा रहा होता है तब रास्ते में जाते हुए उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप्स थे, जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, जो गनास थे, उन्होंने उसकी आर्मी पर अटैक किया और उसको घायल कर दिया था. ठीक है. द इन्वेजन मल्टीप्लाइड ग्रीक सेटलमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. तो इस एरिया में जो रेड वाला मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ, इस एरिया में इन्वेजन के बाद जो ग्रीक सेटलमेंट है उनको बढ़ावा दिया. अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियन लेफ्ट वैल्यूएबल जियोग्राफिकल अकाउंट्स एंड आल्सो क्लियरली डेटेड रिकॉर्ड ऑफ द अलेक्जेंडर कैंपेन विच इनेबल अस टू डेफिनेटली स्टैब्लिश इंडियन क्रोनोलॉजी फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स. तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद उनके हिस्टोरियन ने बहुत सारी वैल्यूएबल जियोग्राफिकल अकाउंट्स छोड़े हमारे लिए, जिससे हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. ठीक है. अलेक्जेंडर के इन्वेजन से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य को. चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे फ़ायदा हुआ? अलेक्जेंडर से उन्होंने सीखा कि कैसे अटैक किया जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए अपनी आर्मी को, और उनसे ही सीख के चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को हराया था. बाय डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ द स्मॉल स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, Alexander's invasion paved the way for the expansion of the Maurya Empire in that area. तो छोटे छोटे स्मॉल जितने भी एम्पायर्स थे, जितने भी किंगडम्स थे, उनको ख़त्म करने के बाद जब अलेक्जेंडर वापस गया तो इससे मौर्यास को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ. उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर ये पूरा का पूरा सबको अटैक करके, क्योंकि इन स्टेट्स की अब पावर जो है अलेक्जेंडर ने ख़त्म कर दी थी, मतलब इनको वीक कर दिया था उसने. एंड देन द मौर्यास अटैक देम एंड दे मेड दिस ह्यूज एम्पायर, है ना. ये ग्रीन वाला जो है ये मौर्यन एम्पायर कहलाता है. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तक इतना बड़ा एम्पायर है ये. ठीक है. सो विद दिस जो पार्ट नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 1 है दी प्री मौर्यन इन्वेजन्स, वो ख़त्म होते हैं. इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ टर्म आपको याद रखनी है, एंड बाकी सब तो ऐसी चीज़ें, इसमें कुछ खास है नहीं. प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं आते हैं. जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बोला याद रखना है, वही आपको याद रखना है. रेस्ट यू नीड नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.